हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रिवीजन जल्दी कैसे करें। बहुत सारे बच्चे लोग को डाउट होता है कि सर रिवीजन करने में पूरा का पूरा दिन चला जाता है, रिवीजन करने बैठता हूं तो कुछ याद ही नहीं आता है, रिवीजन तो हमारा हो ही नहीं पाता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें उन लोगों को आती है। तो यही सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाने का तय किया है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है हाउ टू रिवाइज इन लेस टाइम। यही आप भी पूछना चाहते हो ना कि कम से कम समय में कैसे रिवीजन करें। तो रिवीजन आखिर होता क्या है? ठीक है, रिवीजन में आप लोग करते क्या हो? रिवीजन में आप लोग बुक्स को उठाते हो और रीड करने बैठ जाते हो और फिर एक एक पॉइंट को देखते हो क्या है ये। वो असल में आप लोग रिवीजन नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो रिवीजन नहीं कहलाएगा क्योंकि आप लोग एक एक वर्ड रीड कर रहे हो। इसका मतलब आप पूरा लेक्चर दोबारा से चला रहे हो। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से रिवाइज करना है। बहुत सारे बच्चे लोग को ये भी डाउट रहता है कि सर इफेक्टिव रिवीजन कैसे करें, इफेक्टिवली रिवाइज कैसे करें। आपको अगर इफेक्टिवली रिवाइज करना है तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो इफेक्टिव रहनी चाहिए। ठीक है, अगर प्रिपरेशन इफेक्टिव रहेगी तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिवीजन के। अगर आपका प्रिपरेशन इफेक्टिव है तो आपका रिवीजन पक्का इफेक्टिव होने वाला है। ठीक है, बट ये इफेक्टिव कब रहेगा? जब हम लोग लेक्चर में शांति से बैठ के वहां पे लेक्चर को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, एक एक चीजों को अच्छे से याद रखेंगे, पूरे चैप्टर का एक क्रोनोलॉजी दिमाग में बना लेंगे, ट्री डायग्राम की तरह उसको दिमाग में सजा लेंगे और फिर उसके बाद एक एक के बारे में हम लोग उसमें बोल सकेंगे, तो कहलाएगा हमारा रिवीजन। आज मैं बताऊंगा साइंस 1 का रिवीजन कैसे करें, साइंस 2 का रिवीजन कैसे करें। तो बहुत सारे बच्चे लोग को साइंस के रिवीजन में ज्यादा डाउट रहता है, तो मैं साइंस पहले बताने वाला हूँ। तो साइंस में सबसे पहले आप अपनी प्रिपरेशन इफेक्टिव करो, एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखो। जैसे मैं साइंस 1 में से कोई भी एक चैप्टर उठा लूं, तीसरा उठा लेता हूँ, थर्ड वाले चैप्टर का समझ लो मेरे को रिवीजन करना है क्योंकि मेरा 10th क्रॉस हो गया, अभी मेरे को क्या जरूरत है, बट मेरे को चीजें याद है तो मैं समझ लो आज रिवाइज करना चाहता हूँ, कल मेरा एग्जाम है। तो अभी देखो मैं 5 मिनट में चीजों को रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने चेंजेस देखा था, क्या क्या होता है। चेंजेस कौन से 2 टाइप के होते हैं? एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में आप लोगों का क्या होता है कि समझ लो कोई ग्लास है, ग्लास गिर के टूट गया, उसमें मतलब फिजिकल चेंज आया, ऊपरी चेंज आया। बट केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज मतलब उसका केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया, उसके जो बाकी चीजें पीएच वगैरह ये सब चेंज हो जाए, तो वहां पे हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी, आप घर से जा रहे थे, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो वहां पे आपकी बॉडी में फिजिकल चेंज आएगा। आप बीमार पड़ गए तो आपकी बॉडी में केमिकल चेंज आया है। ठीक है, मतलब आपकी बॉडी में अंदरूनी प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से आपको फीवर आ रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सब केमिकल चेंज हो गया आपकी बॉडी में। फिजिकल चेंज मतलब आपके चोट लगना, खरोच लग जाना, गिर जाना चलते चलते, ये सब फिजिकल चेंज आ गया। फिर हम लोगों ने केमिकल चेंज को आगे बढ़ाया, फिजिकल चेंज को यहाँ पे छोड़ दिया थोड़ा सा समझ के, केमिकल चेंज को आगे बढ़ाया और हम लोगों ने देखा केमिकल रिएक्शंस। फिर हम लोगों ने देखा कि केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्या है, इसको लिखते कैसे है। लिखने का तरीका, एलएचएस में रिएक्टेंट होता है, आरएचएस में प्रोडक्ट होता है, एरो से दिखाते हैं, एक्वस है, लिक्विड है, सॉलिड है, ये सब उसके बगल में लिखते हैं। गैसियस है तो ऊपर ऐसी लाइन बना देते हैं, प्लस माइनस की साइन दिखाते हैं। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच कुछ एलिमेंट्स इसमें ब्रेक डाउन होते हैं, कुछ एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, मतलब इसमें आयंस टूटते हैं, कुछ के कुछ जुड़ते हैं, तो एक हम लोगों का प्रोडक्ट तैयार होता है, उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। फिर हम लोगों ने देखा बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है। बैलेंस्ड इक्वेशन मतलब जितने यहाँ पे है उतने यहाँ पे रहने चाहिए, जितने रिएक्टेंट साइड पे है एटम्स उतने ही प्रोडक्ट साइड पे भी होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स देखे। टाइप्स में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोगों ने देखा कि जब 2 एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो फिर वहां पे हम लोगों का जो एक एलिमेंट बनता है 2 एलिमेंट से, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 या 3 या 4 जितना भी एलिमेंट कंबाइन हो, एक एलिमेंट बने तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब एक एलिमेंट से कई एलिमेंट में डीकम्पोज होना। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ आयन ऑफ अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज टेकन बाय अनदर बाय फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि आप लोगों का कोई एक एलिमेंट है जो लेस रिएक्टिव है, तो उसकी जगह हाई रिएक्टिव एलिमेंट ले लेता है। ठीक है, एक ही डिस्प्लेसमेंट होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों की जगह एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, आपको हर एक का डेफिनेशन याद आ रहा है क्या? इसको देख के याद आ रहा है तो इसका एक एग्जांपल बोल के दिखाओ, इसका एक एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल। इसके बाद हम लोगों ने देखा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था रेंसिडिटी। इसके बाद हम लोगों ने देखा था रस्ट फॉर्मेशन। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं हर एक टॉपिक जितना भी मैंने पढ़ा है उसको कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक टॉपिक यहाँ पे कवर करूँ। अब हो सकता है यहाँ पे कुछ छोटा भी हो, मुझे नहीं मालूम है, बट हाँ यहाँ पे मैं हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि मैंने 3rd चैप्टर में पढ़ा है। अब उसके बाद इन टॉपिक को मैं देख रहा हूँ। फिजिकल चेंज के बारे में याद आ रहा है क्या? फिजिकल चेंज रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? आपका भी रिवीजन हो रहा होगा, ध्यान दो।
फिजिकल चेंज रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है। इसमें कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं, इसमें कौन कौन से चेंजेस, इसका डेफिनेशन बताओ, इसका एग्जांपल बताओ, इसका डेफिनेशन बताओ, इसका एग्जांपल बताओ। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है, रेडॉक्स में क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होती है, रस्ट कैसे बनता है, रस्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। दिस इज कॉल्ड द रिवीजन। रिवीजन कितनी देर में हुआ आपका, 6 मिनट में हुआ यहाँ पे। आप बैठ जाओ, अपने आप से बातें करो। हालांकि अपने आप से बातें करोगे तो लोग बोलेंगे पागल है क्या, बट नहीं, आप एकांत में बैठो, अपने आप से बातें करो। अपने आप से बातें करना एक बहुत ही अच्छी आदत होती है। हाँ, मतलब फालतू बातें मत करो, अपने आप से पढ़ाई के बारे में बातें करो। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद के टीचर खुद हो, आप खुद को ही समझाओ कि हाँ आज मेरा ये हो गया है, कल मुझे ये करना है, कल मुझे ये कैसे भी करना है। ऐसा समझो कि कोई आपको समझा रहा है, वो आप ही हो, बट आप ही खुद को समझा रहे हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द मैडनेस फॉर स्टडी। इसको ही बोलते हैं वो स्टडी के लिए पागलपन। ठीक है, ये जोश आपके अंदर आना चाहिए। 5 मिनट लगा इस चैप्टर को रिवीजन करने में। आप बोलोगे सर इजी चैप्टर था, कोई हार्ड चैप्टर ले लो। अरे इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ले लो, हीटिंग इफेक्ट ले लो। हीटिंग इफेक्ट कैसे होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट में डायरेक्शन वगैरह पहचानने के लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं। फिर उसके बाद रूल्स के बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ा था, जनरेटर पढ़ा था, एसी डीसी टाइप्स ऑफ करंट पढ़ा था। यही तो उस चैप्टर में। ये चीजें रिवाइज करने में कितना टाइम जाएगा। ये चीजें आपकी तब रिवीजन प्रॉपर्ली होंगी जब आपका प्रिपरेशन इफेक्टिव होगा। प्रिपरेशन में अगर डाउट रह गया है तो रिवीजन में 100% डाउट आने वाला है। तो रिवीजन कभी भी करो। साइंस 1 का मास्टर की अगर आपके पास है तो मास्टर की का पहला पेज देखो, उसमें आप लोगों को ऐसा पूरा डायग्राम बना के देता है, ट्री डायग्राम। इवेंचुअली वो रिवीजन के लिए ही होता है। ठीक है, तो वहां पे फिजिकल चेंज का आप लोग देखो, डेफिनेशन बोलो, केमिकल चेंज का बोलो, और फिर ऐसा ऐसा हर एक हेडिंग को। मैं नहीं बोल रहा हूँ ट्री डायग्राम ही बना लो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा ट्री डायग्राम ड्रॉ कर लो, बट हाँ आप इन सभी चीज को जितना भी उसमें हेडिंग दिया, हेडिंग जानते हो ना कैसे दिया रहता है, राइटिंग का केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, फिर ये सब लाइन से सबको लिख लो। और फिर उसके बाद हर एक के बारे में याद करो, इसमें क्या बताया था, इसमें क्या बताया था। रेंसिडिटी नहीं याद आ रहा है, रेंसिडिटी का डेफिनेशन क्या था, हुआ ना, रेंसिडिटी नहीं याद आ रहा होगा तो रेंसिडिटी जाके देख लो एक बार कि रेंसिडिटी में कैसे फॉल ऑर्डर आने लगता है, फिर किस तरीके से हो जाती है। तो इस तरीके से आपको रिवीजन करना है साइंस 1 का। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे साइंस 1 की टेक्स्ट बुक उठाते हैं, एक एक लाइन पढ़ना शुरू करते हैं, इसकी वजह से बहुत टाइम चला जाता है और रिवीजन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। ठीक है, मुझे पता है वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी, बट चीजों को समझ लो। 15 मिनट देख लो ताकि आपका रिवीजन का जो 2-2 घंटा जाता है उसमें 15 मिनट जाए। उसके बाद आपका साइंस 1 का ये हो गया। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कर रहे हो तो सबसे पहले आप लोग एलिमेंट्स के बारे में लिख लो। एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। और फिर उसके बाद आप लोग साइंटिस्ट का टाइमलाइन शुरू करो। पहले डोबी रिनर आया, फिर न्यूलैंड्स आया, फिर मेंडलीव आया, फिर उसके बाद हेनरी मोसले आए, सबकी छुट्टी कर दी। उन लोगों ने क्या गलतियां की थी, इन्होंने क्या गलती नहीं की। उसके बाद आपका नया टॉपिक शुरू होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की टेंडेंसी याद रखो, यहाँ से यहाँ एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। डिक्रीज क्यों होता है, यहाँ से एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, क्यों इंक्रीज होता है। रिएक्टिविटी यहाँ से यहाँ इंक्रीज होती है, क्यों होती है। अगर आपको क्यों का जवाब मिल जाएगा तो उस दिन आप लोगों को रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए आप लोगों को चीजों को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। समझ गए। हर एक हेडिंग को लाइन से लिखो अपनी नोटबुक में, और फिर हर एक हेडिंग के बारे में बोल के देखो। एटलीस्ट 4 से 6 पॉइंट आपको बोलने आना चाहिए। छोटी हेडिंग है 4 पॉइंट बोलो, बड़ी हेडिंग है 6 पॉइंट बोलो, बिकॉज क्वेश्चन 2 से 3 मार्क के आएंगे और टेक्स्ट बुक में से कहीं से भी आएंगे, इसलिए मैंने बोल रहा हूँ एक्सरसाइज रटो। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। अब मैं बात करता हूँ साइंस 2 की। साइंस 2 में मैं पहला ही चैप्टर उठा लेता हूँ, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में पहले हम लोगों को साइंटिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया था। कोड वर्ड में लिख दो साइंटिस्ट। फिर दूसरे में हम लोगों ने देखा था प्रोटीन फॉर्मेशन। प्रोटीन फॉर्मेशन में कितने प्रोसेसेस हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन में हमारा 3 टी है। 3 टी कौन कौन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से कोडेड मैसेज यहाँ से वहां जाता है, यहाँ से वहां जाता है। तो इन सभी चीजों को टेक्स्ट बुक सामने मत रख के रिवाइज करो, इन सभी चीजों को टेक्स्ट बुक के बिना अपने आप से बोलो। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था म्यूटेशन, कि उसी जीन में अगर ये सब प्रॉब्लम आ गई तो क्या हो जाता है, म्यूटेशन से कौन सी बीमारी हो जाती है। आपका रिवीजन हो रहा होगा, अगर आपने प्रिपरेशन इफेक्टिव किया है तो मेरे वीडियो से आपका रिवीजन भी हो रहा होगा। ठीक है, फिर अगला टॉपिक हम लोगों का क्या आता है, अगला टॉपिक हम लोगों ने देखा था एवोल्यूशन का डेफिनेशन। 4 डेफिनेशन दिए, 4 में से कोई एक तो बोलना आना ही चाहिए। ठीक है, किस तरीके से ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, क्रोर्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। एविडेंसेस में हम लोगों ने जितने भी एविडेंसेस देखे थे सबके नाम लिख लो, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, पैलियोंटोलॉजिकल, वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है, जितना भी था सबको लिख लो लाइन से। फिर लास्ट में हम लोगों का हिस्ट्री ऑफ एनिमल एवोल्यूशन था, मतलब टाइमलाइन वो पूरी दी थी कि किस तरीके से कौन बना। इतनी हेडिंग है आपके पहले चैप्टर में। ठीक है, तो ये पहले चैप्टर में जितनी भी आपकी हेडिंग्स है सबको लाइन से लिख लो। हालांकि एविडेंसेस और भी है, जैसे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, कनेक्टिंग लिंक्स। ये 6 आपके एविडेंसेस हो गए, इन सभी को अच्छे से याद करो। मॉर्फोलॉजी के बारे में याद आ रहा है क्या, एनाटॉमिकल के बारे में याद आ रहा है क्या, वेस्टिजियल के बारे में याद आ रहा है क्या, हर के बारे में 4 पॉइंट बोल पा रहे हो क्या, इसके बारे में 6 पॉइंट बोल रहे हो क्या, इसके बारे में 1 पॉइंट बोल रहे हो क्या, इसका एक एग्जांपल दे रहे हो क्या, इसके बारे में 6 पॉइंट बन रहे हैं क्या, साइंटिस्ट के हर एक के नाम याद आ रहे हैं क्या। ये सब हो रहा है तो आपका प्रिपरेशन इफेक्टिव है, आपका रिवीजन इफेक्टिव होगा।
15 मिनट की ये वीडियो है, 15 मिनट में मैंने आपको 2 से 3 चैप्टर रिवाइज करवा दिए इतने टाइम में। बस आपको थर्ड चैप्टर हार्ड लगता है साइंस 2 का। साइंस 2 के थर्ड चैप्टर में बच्चे पूछते हैं कि सर साइंस 2 का थर्ड चैप्टर का रिवीजन कराने में बहुत ज्यादा टाइम लग जा रहा है। तो साइंस 2 का थर्ड चैप्टर इवेंचुअली लेंदी है बट बहुत ही ज्यादा इजी। अगर उसका हर एक कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना, इवेंचुअली अगर ये ट्री डायग्राम आप हर एक चैप्टर के लिए बना के रखते हो तो इससे आप लोगों का रिवीजन में बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। जो नोट्स बनाते हो ना पीडीएफ वगैरह, तो उसमें आप लोग ऐसा भी बना सकते हो। इससे क्या होगा कि आप लोगों का रिवीजन प्रॉपर होगा। इससे आपको टेक्स्ट बुक ओपन करनी नहीं पड़ेगी। पहले आप लोग इसको देखो, इससे काम नहीं होता है तो टेक्स्ट बुक में जाओ, टेक्स्ट बुक से काम नहीं आता है मेरे को कमेंट करो, मेरे से काम नहीं होता है टीचर्स के पास जाओ, टीचर्स तो बता ही देंगे। तो साइंटिस्ट का नाम वगैरह याद आ रहा है क्या, नहीं याद आ रहा है, लीव इट, अभी मत टेक्स्ट बुक ओपन करो। प्रोटीन फॉर्मेशन का हर एक प्रोसेस याद आ रहा है क्या, सर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलोकेशन याद आ रहा है, ट्रांसलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, टेक्स्ट बुक ओपन करो, अभी भी मत करो। म्यूटेशन याद आ रहा है क्या, हाँ। एविडेंसेस में सब हर एक के बारे में मालूम है क्या, मॉर्फोलॉजी में बनावट होती है, एनाटॉमिकल में हड्डियों के बारे में, पैलियोंटोलॉजिकल क्या होता है, वेस्टिजियल में क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजिकल, हर एक के बारे में याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, कनेक्टिंग लिंक भूल रहा हूँ, ठीक है। तो कनेक्टिंग लिंक अभी मत देखो। हिस्ट्री ऑफ एनिमल एवोल्यूशन, किस तरीके से इवॉल्व हुआ, ह्यूमन बने, याद आ रहा है क्या। ब्रेन का कैसे एवोल्यूशन हुआ, याद आ रहा है क्या, हाँ ब्रेन का याद आ रहा है, ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। अब जाओ टेक्स्ट बुक ओपन करो। टेक्स्ट बुक ओपन करके क्या नहीं याद आ रहा था, कुछ साइंटिस्ट के नाम, उनको रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद प्रोटीन फॉर्मेशन में ट्रांसलेशन एक बार उसका डेफिनेशन देख लो, और फिर उसके बाद आप लोग हिस्ट्री ऑफ एनिमल एवोल्यूशन में थोड़ा सा देख लो। तो इससे आपका क्या होगा, प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा 10 से 15 मिनट में। 2-2 घंटा टेक्स्ट बुक रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं बता देता हूँ साइंस 2 का थर्ड चैप्टर भी कैसे रिवाइज करना है। तो पहले इन सभी चीजों को अच्छे से समझ लीजिए। तो साइंस 2 के थर्ड चैप्टर में आपको ऐसा क्या हार्ड लगता है, साइंस 2 में भी हम लोगों को लाइफ प्रोसेसेस दिखाए गए, ठीक है। तो इसमें भी आप लोगों को लाइफ प्रोसेस दिखाया गया। लाइफ प्रोसेस में एक ही चीज को उठाया गया, रिप्रोडक्शन। इसके बारे में आपको पूरा चैप्टर दे दिया गया है। रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखा, सेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा इसमें, असेक्सुअल किस तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में कैसा होता है, ह्यूमन बीइंग में कैसा होता है, ह्यूमन बीइंग में फिर मेल पार्ट फीमेल पार्ट, ठीक है। फीमेल पार्ट में कैसा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, और फिर उसके बाद कैसा फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और फिर क्या क्या चीजें हमारी पॉपुलेशन के बारे में दी थी, क्रोमोसोम्स के बारे में दिया था, ठीक है, क्रोमोसोम्स, और फिर पॉपुलेशन के बारे में। इतनी हेडिंग है इसमें हम लोगों का। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम लोगों ने बाइनरी टाइप्स ऑफ फिजन देखा था। बाइनरी फिजन में है सिंपल, ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का है मल्टीपल फिजन के बाद हमारा आता है बडिंग। देखो मेरा भी रिवीजन हो रहा है, ठीक है। मल्टी सेलुलर में हम लोगों ने क्या देखा था, फ्रेगमेंटेशन देखा था। उसके बाद हम लोगों ने रीजनरेशन देखा था। उसके बाद हम लोगों ने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखा था। फिर से हम लोगों ने बडिंग देखा था, और लास्ट में हम लोगों ने स्पोर फॉर्मेशन देखा था। और फिर हम लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चालू होता है। उसमें गैमेट फॉर्मेशन है, फर्टिलाइजेशन है। उसके बाद प्लांट में कैसे होता है, प्लांट में किस तरीके से फ्रूट और सीड बनता है, ये सब थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा आप लोगों को। ह्यूमन का कैसा है, मेल पार्ट कैसा है, फीमेल पार्ट कैसा है, फीमेल पार्ट में मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होता है, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से क्रोमोसोम्स दोनों के अलग अलग होते हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो प्रॉब्लम क्या आएगी, इसके ऊपर रिवीजन आया था पिछले साल, ठीक है। तो साइंस 2 में इस तरीके से आपको रिवीजन करना है। ट्री डायग्राम आपको हर एक चैप्टर का बनाना है। जिस चैप्टर का नहीं बनता है आप मुझसे बताओ, मैं टिप्स दे दूंगा कि कैसे बनाना है उसका। हालांकि जो जिसमें थ्योरी ज्यादा है, जैसे हम लोगों का ग्रेविटेशन है, तो ग्रेविटेशन में न्यूमेरिकल वगैरह ज्यादा है, तो उसका आप लोग ट्री डायग्राम ना बना के उसका नोट्स बनाओ। नोट्स में क्या करो, फॉर्मूला लिखो, 3 लॉ केपलर के लिखो, यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या होता है, मतलब जो हेडिंग आपको मिलती है, जो भी हेडिंग आपको दिया गया है, वही सब हेडिंग को अपने टेक्स्ट बुक में लाइन से उतार लो अपनी नोटबुक में। क्योंकि क्या होता है, ट्री डायग्राम हर एक का पॉसिबल नहीं होता है। तो जिसका भी ट्री डायग्राम नहीं पॉसिबल है आपके लिए, अगर किसी का नहीं पॉसिबल है, तो लाइन से हर एक हेडिंग को लिख दो। रिप्रोडक्शन पहली हेडिंग, ये दूसरी हेडिंग, ये तीसरी हेडिंग, ये चौथी हेडिंग, तीसरी हेडिंग में ये, चौथी हेडिंग में ये, पांचवी हेडिंग में ये, छठवीं हेडिंग में ये, ठीक है, सातवीं हेडिंग में ये। तो आपको अगर ट्री डायग्राम नहीं बनाते आता है तो हेडिंग ही लिखो, आखिर हम लोग कर तो रहे रिवीजन ही, ठीक है। और सबसे खास बात, अगर आप लोगों का प्रिपरेशन इफेक्टिव कैसे होगा, ये भी आप लोगों के मन में डाउट आया होगा। बच्चे पूछते हैं, बच्चे बोलते हैं कैसे ज्यादा स्कोर करें, मैं बोलता हूँ मेहनत करके। बच्चे बोलते हैं मेहनत कैसे करें, मैं बोलता हूँ दिनों रात लग जाओ स्टडी करो। बोलते हैं स्टडी कैसे करें, तो ऐसे ऐसे सवाल बढ़ते जाते हैं। वैसे ही प्रिवीजन इफेक्टिव करनी है, मैं बोला प्रिपरेशन इफेक्टिव। तो बच्चे बोलेंगे प्रिपरेशन इफेक्टिव कैसे होगा। समझ लो मेरे 2 दोस्त है आपके पास, मेरे पास। वो 2 दोस्त कैसे है, एक दोस्त घर पे था, एक दोस्त आज खेलने गया था। वो दोस्त खेलने गया था तो उसको काफी ज्यादा भूख लगी थी, दौड़ के आया। दूसरा दोस्त भी था, ठीक है, दोनों भाई थे, ऐसा समझ लो। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, दूसरा दोस्त जब भाग के आया तो उसको बहुत ज्यादा भूख लगी थी। मम्मी से बोला, मम्मी मम्मी खाने निकालो, भूख लगी है। और दूसरा भाई भी बोला हाँ ठीक है, मैं भी आपके साथ खा लेता हूँ। तो एक ने क्या किया, 10 मिनट में 5 रोटी खा गया, और दूसरे ने 20 मिनट में 3 रोटी खाई। समझो बात को, ठीक है, मुंह में पानी आ रहा है पता है, बट समझो बात को। एक ने 20 मिनट में सिर्फ 3 रोटी खाई, एक ने 10 मिनट में 5 रोटी खा ली।
तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, इसमें जिसने 10 मिनट में 5 रोटी खाई उसने चबा के नहीं खाई होगी, अच्छे से नहीं खाई होगी, तो उसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा, उसका ब्रेकडाउन अच्छे से नहीं होगा, एनर्जी अच्छे से उससे नहीं मिल पाएगी, डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। बट जिसने 20 मिनट में 3 रोटी खाई है, बट उसने प्रॉपरली खाई है, उसने डाइजेस्ट करके खाई, उसको च्यू करके खाई है, उसको अच्छे से उसका ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी मिलेगी, उसकी हेल्थ पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, डाइजेशन भी एकदम नॉर्मल होगा। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाहता हूं, कम खाओ, 3 ही चैप्टर पढ़ो एक दिन में। मैं नहीं बोल रहा 10 मिनट में 5 चैप्टर पढ़ डालो, जैसे उसने 10 मिनट में 5 रोटी खा लिया, बट उसको क्या फायदा होगा उसका, इसने 3 ही खाया बट उसको प्रॉपरली खाया। तो आप भी वही करो, आपके पास मई तक का टाइम है, मई में आपका बोर्ड एग्जाम है, मार्च तक सिलेबस कंप्लीट करो। कितना रेस्ट चाहिए आप लोगों को, अप्रैल में आप लोगों को रेस्ट रहेगा, आप दिन भर पेपर सॉल्व करो। ठीक है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी कर सकते हो। मार्च तक आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, इवन इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। आज से शुरू कर रहे हो तो भी, अगर आप आज से शुरू कर रहे हो तो मुझे बताओ, मैं टिप्स वगैरह दे देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो कम चैप्टर्स को पढ़ो, एक दिन में आधा चैप्टर होता है, आधा ही पढ़ो, बट जल्दबाजी मत करो। हमें कैसा लगता है कि ये चैप्टर बोरिंग लग रहा है, अब ये चैप्टर आधा समझ में आया, आधा हार्ड लग रहा है। मुझे भी ऐसा होता था, मुझे भी प्रॉब्लम्स आती थी, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे हर एक चैप्टर आता था, तो वहां पे उन चीजों को मैं छोड़ नहीं देता था। मैंने बोला आज नहीं आ रहा है, आज बोर लग रहा है ना, मैं इसको कल जरूर करूंगा। ठीक है, तो आज जितना होता है जबरदस्ती मन लगा के उतना करता था, और फिर कल उस चीज को कंप्लीट कर लेता था। तो कम खाओ, कम पढ़ो, बट इफेक्टिवली पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, च्यू करके खाओ चीजों को। अब फटाफट मत निकल जाओ। ठीक है, कि बाद में पता चला कुछ याद ही नहीं आ रहा है, एनर्जी वगैरह नहीं मिली। अभी उसने च्यू करके खाया, अच्छे से खाया, तो उसको एनर्जी मिली। आप भी अच्छे से उसको पढ़ वढ़ के करोगे तो आपको नॉलेज मिलेगी। अभी उसने 10 मिनट में 5 रोटी खा ली, उसको कुछ नहीं मिला, उतनी एनर्जी नहीं मिली होगी, ब्रेकडाउन उसका अच्छे से नहीं हुआ होगा। तो आप लोग भी 10 मिनट में 5 चैप्टर पढ़ डालोगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं याद आएगा आपको। तो मेरी आपसे सलाह यही है, अच्छे से पढ़ो, धीरे पढ़ो, बट इफेक्टिवली पढ़ो। आपके 10 में से 5 चैप्टर परफेक्ट है, एक स्कॉलर है जिसका 10 चैप्टर हुए बट एक भी परफेक्ट नहीं है, आपका मार्क्स ज्यादा आएगा, मैं बोलता हूँ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे बहुत कुछ मदद मिली होगी, और यही मेरा आज का मकसद था। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो हम लोग अपना जो लेक्चर वगैरह है उसको कंटिन्यू करेंगे। आपको अगर टिप्स वगैरह चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, और नवंबर का हाल कैसे रहने वाला है आप लोग तो जान ही चुके हो, पोस्ट से नहीं चेक किया है, चेक कर लो एक बार, और अपने फेवरेट टॉपिक पे वोट दे दो, क्योंकि वो सारे टॉपिक्स आ रहे हैं अभी आपके। ठीक है, सब आपके मोस्ट अवेटेड टॉपिक्स है, जो में से मुझे बच्चे बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।